नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DMV ऑर्बिट पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके मन में भी एक बार नहीं बल्कि बहुत बार यह प्रश्न आया होगा कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, यह दुनिया जब इतनी बड़ी है तो ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, इसको बनाया किसने होगा, यह ब्रह्मांड कितना साल पुराना होगा। इन सारे प्रश्नों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस चुनौती को स्वीकार करने में वैज्ञानिक हाल ही में समर्थित हुए हैं। पिछली कई सदी के दौरान वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न के उत्तर फलस्वरूप कई सिद्धांत उन्होंने दिए जो इस सृष्टि के सृजन को समझाने का प्रयास करती है। ब्रह्मांड का विकास इस प्रकार से हुआ है। समय के साथ इसमें अनेकों जीव विकसित हुए, जिसमें से एक मनुष्य भी था जो अपनी उत्पत्ति के रहस्य को जानने में उत्सुक थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, क्या यह सदैव से अस्तित्व में था या इसका कोई प्रारंभ भी था, इसकी उत्पत्ति से पूर्व क्या था, क्या इसका कोई जन्मदाता भी है। यदि ब्रह्मांड का कोई जन्मदाता है तो पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ या उसके जन्मदाता का। यदि पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो उसके जन्म से पहले उसका जन्मदाता कहां से आया। इस विराट ब्रह्मांड की मूल संरचना कैसी है, ब्रह्मांड का भावी परिदृश्य क्या होगा भविष्य में। ये कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पूर्व थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित इन मूलभूत प्रश्नों में धर्माचार्यों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। इन प्रश्नों के उत्तर समिति अवलोकनों, अलंकारिक उदाहरणों, मिथकों, रूपों एवं आख्यानों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास प्रायः सभी प्राचीन सभ्यता एवं धर्मों में हुए हैं। अधिकांश धर्मों में ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में ईश्वर की परिकल्पना भी की गई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण जिसे माना जाता है वह है बिग बैंग थियरी, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा विस्फोट के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हब्बल ने यह खोज की थी कि ब्रह्मांड का विस्तार, जिसे फैलाव भी बोलते हैं, वह लगातार दिन पर दिन फैलते जा रहा है। या साधारण भाषाओं में कहे तो कि जो आकाश में आकाश गंगाएं हैं वह हमसे लगातार दूर होते जा रहे हैं। उस समय अन्य वैज्ञानिक के साथ साथ हब्बल को भी अपनी इस असाधारण खोज के मायने में स्पष्ट नहीं थे, परंतु इस मुद्दे पर विचार स्वरूप जॉर्ज लेमाइत्रे और जॉर्ज गैमो ने गंभीर प्रयास किए और इन दोनों ने वैज्ञानिकों के अनुसार यदि आकाश गंगाएं बहुत तेजी से हमसे दूर भाग रही हैं तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि अतीत में कभी न कभी इसी समय में जरूर ये गैलेक्सीज एक साथ रही होंगी। वस्तुतः ऐसा लगा कि 10 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का समस्त द्रव्य लिक्विड पार्टिकल्स एक ही जगह पर एकत्रित रहे होंगे। उस समय ब्रह्मांड का जो घनत्व था वह असीमित था। संपूर्ण ब्रह्मांड एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु में समाहित था। इस स्थिति को परिभाषित करने में विज्ञान एवं गणित के समस्त नियम और सिद्धांत विफल सिद्ध हो जाते हैं। वैज्ञानिक ने इस स्थिति को गुरुत्वीय विलक्षण का नाम दिया है कि अज्ञात कारण से इसी सूक्ष्म बिंदु से एक तीव्र विस्फोट हुआ तथा समस्त द्रव्य इधर उधर बिखर गए और इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और दीर्घ काल की भी उत्पत्ति हुई। इस घटना को ब्रह्मांडीय विस्फोटक का नाम दिया गया। एक अंग्रेज साइंटिस्ट ब्रह्मांड का सर फ्रेड हॉयल ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए मजाक में ब्रह्मांड में हुए विस्फोट को बिग बैंग का नाम दे दिया गया। और आप पूछ सकते हैं कि ये जो बिग बैंग है आखिर है क्या। तो बिग बैंग वास्तविक में एक बहुत तेज आवाज के साथ होने वाला बड़ा धमाका नहीं, किसी भी कम या अधिक आवाज की ध्वनि तरंग को ले जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, जबकि अंतरिक्ष के गहन निर्वात में आपकी चीख कोई भी नहीं सुन सकता है। इसलिए उस विस्फोट को बिग बैंग कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इतना निश्चित है कि अगर यह धमाका आपके घर के किसी कमरे में हुआ होता तो बेशक इससे जोरदार आवाज होती, क्योंकि यह
ऐसी चीज थी जो असीमित घनत्व वाली थी और जिसमें अचानक बेहद तीव्र गति से विस्तार हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरिक्ष का स्वयं विस्फोट हुआ था, न कि पहले से मौजूद किसी अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ था। आज के फैलते हुए इस ब्रह्मांड आकाशगंगाएं के बीच की रिक्तता की जो विस्तृत हो रही है वह दरअसल बिग बैंग से पहले कोई अंतरिक्ष नहीं था, वह तो खुद ही बिग बैंग के बाद में अस्तित्व में आया था। जो आज यह आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है वह पहले नहीं बल्कि ये सब के सब बिग बैंग के बाद होने वाली जो घटनाएं हैं वो है। ऐसा देखा गया है कि 1960 के दशक में स्टीफन हॉकिंस, जॉर्ज एलिस और रोजर पेनरोज ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य ही सापेक्षता का सिद्धांत को दिक् और काल की गणना में प्रयुक्त करते हुए यह बताया कि दिक् और काल सदैव से प्रेजेंट नहीं थे, बल्कि उनकी उत्पत्ति बिग बैंग यानी महाविस्फोट के साथ ही हुई है। हॉकिंस को एहसास हो गया था कि महाविस्फोट दरअसल ब्लैक होल का उल्टा पतन ही है। स्टीफन हॉकिंस ने पेनरोज के साथ मिलकर इस विचार को और विकसित किया और दोनों ने 1970 में एक संयुक्त शोध पत्र प्रकाशित किया और यह दर्शाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्लैक होल के केंद्रीय भाग में होने वाली विलक्षणता, जिसको सिंगुलैरिटी जैसी स्थिति में की गई होगी या उस स्थिति से ही हुई होगी। दोनों ने यह दावा किया कि महाविस्फोट से पहले ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान एक ही जगह पर एकत्रित रहा होगा। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है, परंतु जिस सैद्धांतिक स्थिति पर भौतिक या गणित प्रकाश डालने में असमर्थ रहता है उसको मानने के हमारे आसपास क्या सबूत हैं। दरअसल भौतिक को अपने सिद्धांत पर उस समय संदेह हो जाता है, परंतु जब वह उससे अनंत की तरफ ले जाते हैं तो बहरहाल बात सबूत की है। तो वैज्ञानिक जॉर्ज मेमो ने 1940 के दशक में यह अनुमान लगाया था कि बिग बैंग ने उत्पत्ति के कुछ समय में ब्रह्मांड को उच्च तापमान विकिरण से भर दिया होगा। उन्होंने यह भी अंदाजा लगाया था कि अगर ब्रह्मांड के विस्तार ने उच्च तापमान विकिरण की होगी तो धीरे धीरे ठंडा कर दिया गया होगा और उसके अवशेष माइक्रोवेव के रूप में देखे जा सकते हैं। वर्ष 1965 ईस्वी में ऑर्नो पेनियास और रॉबर्ट विल्सन ने अनजाने में ही माइक्रोवेव की विकिरण की खोज की। इस बड़े सबूत के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण सबूत यह है कि ब्रह्मांड में ड्यूटेरियम, लिथियम और हीलियम के परमाणुओं की पाई जाने वाली जो संख्या होती है वह हॉट बिग बैंग मॉडल का तापीय इतिहास दर्शाता है कि ब्रह्मांड के विकास के दौरान केवल ड्यूटेरियम, लिथियम और हीलियम के नाभिक ही निर्मित हुए। उनके परिमाणों यानी जिसको हम अमाउंट बोलते हैं उनकी गणना की गई तो गैमो और उसके सहयोगियों की यह भी पाया गया कि जहां अन्य तत्वों के परमाणुओं की उत्पत्ति तारों के अंदर होने वाले नाभिकीय संलयन से हुआ है, वहीं पर ड्यूटेरियम का सृजन तारों में संभव नहीं। अवलोकनों से यह पाया गया है कि ब्रह्मांड में मौजूद ड्यूटेरियम की जो संख्या है वह गैमो के अवलोकनों से बिल्कुल मेल खाती है और इसी प्रकार हीलियम की मौजूदगी भी गैमो के अवलोकनों में मेल खाती है। तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक दूसरे सिद्धांत भी आया जिसका नाम था अस्थायी अवस्था सिद्धांत। यह 20वीं शताब्दी के प्रतिभाशाली ब्रह्मांड वैज्ञानिक फ्रेड हॉल ने अंग्रेजी गणितज्ञ हार्मन बॉडी और अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस गोल्ड के साथ संयुक्त रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत अस्थायी अवस्था सिद्धांत के नाम से विख्यात है। इस सिद्धांत के अनुसार न तो ब्रह्मांड का कोई आदि है और न ही कोई अंत है, यह समय अनुसार अपरिवर्तित होते रहता है तथा इस सिद्धांत में प्रयत्नशीलता समाहित है, परंतु फिर भी ब्रह्मांड के घनत्व को स्थिर रखने के लिए इसमें पदार्थ स्वतः रूप से बनते हैं। जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत प्राप्त हैं जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पदार्थों का सृजन अकस्मात हुआ है, वहीं अस्थायी अवस्था सिद्धांत में पदार्थ का सृजन हमेशा चालू रहता है। हॉल ने बिग बैंग सिद्धांत की अवधारणाओं के साथ असहमति क्यों प्रकट की है? दरअसल हॉल जैसे दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति
के लिए ब्रह्मांड के आदि या आरंभ जैसे विचारों का कोई मान्यता अत्यंत कष्टदायक होती है, क्योंकि ब्रह्मांड के आरंभ होना यानी कि जिसे कर्ता बोलते हैं, उसके लिए कोई कारण और सृजनकर्ता जिसे सृजन कहा जाता है, वह वर्तमान चाहिए में सिद्धांत के समर्थक न के बराबर है। क्योंकि ब्रह्मांड के आरंभ होना, कर्ता के लिए कोई कारण और सृजनकर्ता अर्थात जो बनाने वाले हैं वो वर्तमान में चाहिए होते हैं, और इस सिद्धांत के अर्थात अस्थायी अवस्था सिद्धांत के समर्थक न के बराबर हैं। और एक बार फिर पुनः दोबारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक नया सिद्धांत लाया गया, जिसे दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता जा रहा है, और इस सिद्धांत को देने वाले एलन सैंडविच हैं। डॉक्टरों का मानना है कि आज से करीब 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड संकुचित यानी कि सिकुड़ने लगेगा और अत्यंत संपीड़न और अत्यंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा। उसके बाद एक बार पुनः विस्फोट होगा तथा यह क्रम चलता रहेगा। इस सिद्धांत को दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत कहते हैं। बहरहाल यह तो महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए दैवीय शक्तियों से परे तर्कसंगत वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित व्याख्या के लिए विज्ञान निरंतर प्रयत्नशील है। और इसलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मांड का अंत किस तरीका से हो सकता है। खैर यह पूर्णतः निश्चित नहीं है, परंतु फिर भी एक अनुमानतः कहा गया है, वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि ब्रह्मांड का अंत 3-4 खंडों में हो सकता है, जिसमें से पहला द बिग रिप विच्छेद के नाम से जाना जाता है। इस संभावना के अनुसार ब्रह्मांड तब तक विस्तरित होता रहेगा जब तक प्रत्येक परमाणु टूटकर इधर उधर फैल नहीं जाएगा या फिर फैलती होगी। ब्रह्मांड को इस अवस्था में देखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि इस अवस्था तक पहुंचने से पहले ही हमारी आकाश गंगाएं, ग्रह और हम यानी कि इंसान जाति ही नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं, इस विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, सरजीव, निर्जीव, पेड़ पौधे, समस्त चीज़ें वो सब के सब नष्ट हो चुके होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना आज से लगभग 23 अरब वर्ष बाद होगी। फिर दूसरा मानना है वैज्ञानिकों का कि इसके थ्रू पृथ्वी का अंत हो सकता है, जिसे हम लोग द बिग फ्रीज यानी कि शीतलन जिसको कहते हैं। इस संभावना के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के कारण सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर चले जाएंगी तथा उनके बीच कोई भी संबंध नहीं रहेगा। इससे नए तारों के निर्माण के लिए गैस उपलब्ध नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड में ऊष्मा के उत्पादन में अत्यधिक कमी आएगी और समस्त ब्रह्मांड का तापमान परम एवं शून्य सोल्यूट 0 तक पहुंच जाएगा तथा इसे ही शीतलन कहेंगे। और शीतलन के अंतर्गत और महा जाएगा, हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्रह्मांड के अंत की सबसे अधिक संभावित अवस्था है। कुछ भी हो, लेकिन यह भी पूरी तरीक़ा से निश्चितता से नहीं कहा जा सकता है कि इसी अवस्था से ब्रह्मांड का अंत होगा। बहरहाल हम लोग तीसरी अवस्था पर चलते हैं जिससे ब्रह्मांड की अंत हो सकती है, और वो तीसरा कहा जाता है द बिग क्रंच, यानी कि जिसको हम लोग संकुचन यानी कि सिकुड़ना जिसको कह सकते हैं। इस संभावना के अनुसार एक निश्चित अवधि के पश्चात इसके फैलाव का क्रम रुक जाएगा, यानी कि जो ब्रह्मांड फैल रहा है उसका फैलाव रुक जाएगा और इसके विपरीत ब्रह्मांड संकुचित यानी कि सिकुड़ने लगेगा, अर्थात सिकुड़ने लगेगा और अंत में सारे पदार्थ बिग उश यानी कि बक्रंच की स्थिति में आ जाएगा और उसके बाद एक और बिग बैंग होगा और दोबारा ब्रह्मांड क्या पता कि हमारा जन्म होगा। ब्रह्मांड किसी अन्य ब्रह्मांड के अंत के पश्चात अस्तित्व में आया। सारे पदार्थ बिग उसकी बक्रंच की स्थिति में आ जाएगा और उसके बाद एक और बिग बैंग होगा और दोबारा ब्रह्मांड क्या पता कि हमारा जन्म हो इस ब्रह्मांड में या नहीं। ब्रह्मांड किसी अन्य ब्रह्मांड के अंत के पश्चात अस्तित्व में आया है। बहरहाल अब चलते हैं हम लोग चौथे पार्ट पर। चौथा रूप में किस प्रकार से इस ब्रह्मांड का अंत हो सकता है, जिसे महाद्रव यानी कि द बिग स्लर्प
यानी अवस्था के नाम से जाना गया है। इस संभावना के अनुसार ब्रह्मांड स्थिर अवस्था में नहीं है और बोस्टन हिग्स ने ब्रह्मांड को द्रव्यमान देने का काम किया है, जिससे यह संभावना है कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर एक अन्य ब्रह्मांड का जन्म हो और नया ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा, या जो नया ब्रह्मांड बनेगा वह पुराने ब्रह्मांड को निगल जाएगा और फिर से उस नए ब्रह्मांड में नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत, नई दुनिया, नए आकाश गंगाएं, नए तारे, नया सूर्य, चंद्रमा, सब की शुरुआत एक फिर उसी चक्र के थ्रू होगा, जिसे हम लोग बिग बैंग के नाम से जानते हैं। अगर आप भी ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और अधिक है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर नए टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक पर आपके लिए अगला वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।